हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी, हम उसी से आगे आज स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उनके बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने कल पढ़ी, उन्हीं की बातें करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। हम परिमेय संख्या पढ़ने वाले थे और सबसे पहले हमने पढ़ा प्राकृत संख्या। क्या पढ़ा? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या पढ़ी जिन्हें हम गिन सकते हैं, वह प्राकृत संख्या है। उसके बाद में हमने पढ़ा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हमने कहा प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य को जोड़ दिया जाए या शून्य सहित प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। शून्य सहित यानी जीरो के साथ। फिर हमने पढ़ा पूर्णांक। फिर हमने पढ़ी क्या? पूर्णांक। पूर्णांक में हमने कहा कि अगर धन संख्याओं के साथ, धन संख्या यानी पॉजिटिव वाली संख्या यानी प्लस वाली संख्याओं के साथ माइनस वाली संख्याओं को अगर और जोड़ दिया जाए तो उन्हें हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं की बात करने के बाद में हमने कुछ गुणधर्म पढ़े। हमने गुणधर्म पढ़ना स्टार्ट किया। गुणधर्म। गुणधर्म में हमने बात की सबसे पहले संवर्त की। संवर्त को समझने के लिए हमने क्या किया? संवर्त के लिए हम सबसे पहले प्राकृत संख्याओं के बारे में जाना कि किस किस कंडीशन में यानी किन किन संक्रियाओं के लिए प्राकृत संख्या संवर्त है और किन किन संक्रियाओं के लिए प्राकृत संख्या संवर्त नहीं है। तो हम आगे पढ़ेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। जिन्हें हम गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, 1 2 3 4 इनकी। और पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक को शून्य सहित कहा कि जिनमें शून्य और सहित हो यानी शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर हमने बात की पूर्णांक पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याओं में हमने कहा कि अगर प्लस, ये देखो प्लस यानी पॉजिटिव संख्याओं के साथ यानी शून्य सहित, और इनमें क्या संख्याएं और जोड़ दी जाएं? ऋणात्मक संख्याएं और जोड़ दी जाएं। यानी कि मैं कह सकता हूं कि पूर्णांक संख्याओं में अगर माइनस की संख्याएं और जोड़ दी जाएं यानी माइनस की प्राकृत संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो उन्हें हम पूर्णांक कहते हैं। इसकी बात हमने कर ली। उसके बाद आगे चलते हैं। हमने परिमेय संख्याओं की बात की। हमने परिमेय संख्याओं के लिए कहा जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। जिन्हें हाँ q बराबर जीरो नहीं है। अगर जहाँ q बराबर जीरो होगा वो क्या हो जाएगी? अपनी अपरिभाषित क्या होगी? अपरिभाषित होगी। हमने ये चीज़ें पढ़ ली। इसके बाद में हम गुणधर्म पढ़ रहे थे। गुणधर्मों में हमने सबसे पहले संवर्त की बात की। संवर्त में हमने बात की प्राकृत संख्या की। किसकी बात की? प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या की बात की। प्राकृत संख्याओं में हमने देखा जोड़ के लिए, बाकी या व्यकलन के लिए, गुणा के लिए और भाग के लिए। तो हमने कल पता किया कि जोड़ के लिए संवर्त होती है। क्या होती है? संवर्त होती है। प्राकृत संख्या योग के लिए संवर्त होती है। व्यकलन की हमने बात की थी तो हमने कहा था कि बाकी या व्यकलन के लिए प्राकृत संख्या संवर्त नहीं होती है, नहीं होती है। ये पढ़ लिया था। फिर हमने पढ़ा गुणा के लिए। गुणा के लिए हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या गुणा के लिए संवर्त होती हैं, होती हैं। फिर हमने भाग के लिए पढ़ा तो भाग के लिए हमने पढ़ा कि संवर्त नहीं होती है, क्योंकि हमने निकाला था ना। देखो
यानी कि संवर्त के लिए कह सकते हैं ए प्लस बी बराबर सी संवर्त है। ए माइनस बी बराबर सी संवर्त नहीं है। ए इंटू बी बराबर सी संवर्त है। ए भाग बी बराबर सी संवर्त नहीं है। हमने ये चीज़ें बात की थी। अब आज हम बात करेंगे प्राकृत संख्याओं की। बात हमने कर ली थी, अब हम बात करेंगे पूर्ण संख्याओं की। किसकी बात करेंगे? पूर्ण संख्या की बात करेंगे। पूर्ण संख्या में हम लिखेंगे जैसे कि किन्हीं भी दो संख्याओं का योग, दो पूर्ण संख्याओं का योग तो ए प्लस बी बराबर सी आएगा। कह सकते हैं हम जैसे 3 प्लस 0 लेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है अपनी पूर्ण संख्या है। क्या आएगा? 3। 4 प्लस 6 लेंगे आएगा 10, ये भी अपनी पूर्ण संख्या ही है। 7 प्लस 3 लेंगे तो भी 10, ये भी अपनी पूर्ण संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या योग के लिए योग के लिए योग के लिए क्या है? संवृत है। इतनी बात समझ में आई कि हमने पढ़ा कि दो पूर्ण संख्याओं का योग संवृत होता है। छोटी सी बात याद रखें, अगर हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? पूर्ण संख्या आएगी। अब आगे बढ़ेंगे हम। योग के लिए ज्ञात करने के बाद हम दूसरा किसके लिए ज्ञात करते हैं? बाकी। बाकी घटाव या व्यकलन एक ही चीज है, तीनों का नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग है लेकिन चीजें सेम है। बाकी कह दें, घटाव कह दें या व्यकलन कह दें। जैसे मैं कह दूं 4 माइनस 2 तो क्या आएगा? 2। 8 माइनस 8 कह दूं तो क्या आ जाएगा? 0। अगर मैं कह दूं 3 माइनस 7 तो ये कितना आ जाएगा? 4 आ जाएंगे माइनस के। लेकिन हमें पता है कि माइनस के 4 क्या नहीं है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या व्यकलन बाकी या घटाव व्यकलन के लिए संवृत नहीं है। क्या नहीं है? संवृत नहीं है। ये हमने पढ़ा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो पूर्ण संख्याएं हैं वो बाकी के लिए या व्यकलन के लिए या घटाव के लिए क्या नहीं है? समर्थ नहीं है। अब हम आगे चलेंगे। इसकी बात हो गई, इससे आगे हम समर्थ गुणा की बात करेंगे। किसकी? गुणा। गुणा की बात हम करेंगे। गुणा में ये संवर्त होती है या नहीं होती है। जैसे हमने लिया 3 गुणा 4 कितने आएंगे? 4 × 3 = 12। 7 × 1 कितने आएंगे? 7 × 1 = 7। 8 × 0 लिया कितना आएगा? 0।
क्या तीनों पूर्ण संख्याएं हैं? तीनों पूर्ण संख्याएं, तो कह सकते हैं ये क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ, क्या लिखेंगे? वही कि पूर्ण संख्या गुणा के लिए गुणा के लिए क्या है? सैवृत है। अब किसकी बात करेंगे हम? भाग की। भाग के लिए लिखेंगे, जैसे हम कहें 3/2। कल वाला ही एग्जाम्पल लेते हैं। 3 में भाग देंगे 2 का तो कितने आएंगे? 1.5, जो कि किस में है? दशमलव में। किस में है? दशमलव में। हमने पढ़ा था कि दशमलव संख्याएं पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या नहीं है? पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है। पूर्ण संख्या नहीं है तो हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या भाग के लिए पूर्ण संख्या भाग के लिए संवृत नहीं है। ये हमने पढ़ लिया। फिर से पढ़ेंगे। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा पूर्ण संख्या योग के लिए संवर्त होती हैं। पूर्ण संख्या बाकी घटाव या व्यवकलन के लिए संवर्त नहीं होती। फिर हमने गुणा के लिए पढ़ा कि पूर्ण संख्या गुणा के लिए संवर्त होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि पूर्ण संख्या भाग के लिए संवर्त नहीं होती है। पूर्ण संख्याओं के बाद में हम पढ़ेंगे पूर्णांक संख्या। क्या पढ़ेंगे? पूर्णांक संख्या।